हाय एवरीवन। बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने ही यूट्यूब चैनल जी के एस जय गुरुदेव में। फ्रेंड्स, इस वीडियो में बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने कलेक्ट किए हैं जो हर कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में बार बार पूछे ही जाते हैं और बार बार रिपीटेड होते रहते हैं। तो उन्हीं क्वेश्चंस की आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लें जिससे कि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। और अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें। और आइए चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 1। न्यूटन के किस नियम को क्रिया प्रतिक्रिया का नियम कहा जाता है? तो दोस्तों, न्यूटन के तीसरे नियम को क्रिया प्रतिक्रिया का नियम कहा जाता है, यानी इसका ऑप्शन नंबर सी इसका ठीक हो जाएगा। न्यूटन के तीसरा गतिक विषयक नियम जो है वह क्रिया प्रतिक्रिया का नियम कहलाता है। प्रत्येक क्रिया की उसके बराबर परंतु विपरीत दिशा में एक प्रतिक्रिया होती है, इसे न्यूटन का तीसरा गतिक विषयक नियम कहा जाता है। जैसे बंदूक से गोली चलाने पर चलाने वाले व्यक्ति को पीछे की ओर धक्का लगना तथा नाव से किनारे पर कूदने पर नाव द्वारा पीछे की ओर हट जाना आदि न्यूटन के तीसरे गतिक विषयक नियम पर आधारित है। दोस्तों, न्यूटन के प्रथम नियम को जड़त्व का नियम अथवा गैलीलियो का नियम भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 2। पृथ्वी का गुरुत्व बल का मान कितना है? दोस्तों, पृथ्वी का गुरुत्व बल का मान है 9.8 मीटर सेकेंड स्क्वायर, यानी इसका ऑप्शन नंबर 20 का ठीक हो जाएगा। दोस्तों, पृथ्वी का गुरुत्व बल क्या होता है? पृथ्वी का गुरुत्व बल वह आकर्षक बल होता है जिससे पृथ्वी किसी वस्तु को अपने केंद्र की ओर खींचती यानी आकर्षित करती है। इस बल के कारण जो त्वरण उत्पन्न होता है इसे गुरुत्व त्वरण कहते हैं। दोस्तों, जी का मान कहाँ कहाँ बदलता है? दोस्तों, जी का मान जो होता है सतह से नीचे वह ऊपर जाने पर घटता जाता है, परंतु केंद्र पर यह मान शून्य हो जाता है। जी का मान विषुवत रेखा पर न्यूनतम जबकि सर्वाधिक जो होता है ये पोल्स यानी ध्रुवों पर सबसे अधिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 3। सर्कस में मौत के कुएं का खेल किस बल का उदाहरण है? दोस्तों, इसका सही जवाब हो जाएगा अपकेंद्रीय बल का उदाहरण है, यानी इसका ऑप्शन नंबर 20 का ठीक हो जाएगा। दोस्तों, अपकेंद्रीय बल को सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी कहा जाता है। दोस्तों, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का परिणाम सदैव अभिकेंद्रीय बल के बराबर होता है। अपकेंद्रीय बल की दिशा केंद्र से बाहर की ओर होती है, यानी सेंटर से पेरिफेरी की ओर होती है। अपकेंद्रीय तथा अभिकेंद्रीय बल द्वारा किया गया कार्य सदैव शून्य होता है। एग्जाम्पल क्या है इसका? दोस्तों, इसका उदाहरण है वॉशिंग मशीन का कार्य करना तथा दूध से मक्खन निकालने की मशीन आदि अपकेंद्रीय बल यानी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 4। किस प्रक्रिया द्वारा लोहे को जस्ता की एक कोटिंग द्वारा संरक्षित किया जाता है? इसका सही जवाब हो जाएगा गैल्वेनाइजेशन के द्वारा लोहे को जस्ता की एक कोटिंग द्वारा संरक्षित किया जाता है, यानी इसका ऑप्शन नंबर सी इसका ठीक हो जाएगा। दोस्तों, लोहे को जंग से बचाने के लिए लोहे पर जस्ते की परत चढ़ाना गैल्वेनाइजेशन कहलाता है। दोस्तों, जो लोहे में जंग लगना यह रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। दोस्तों, लोहे में जंग लगने से लोहे का भार बढ़ जाता है। दोस्तों, इस क्वेश्चन से इतने इंपॉर्टेंट फैक्ट बन सकते थे। नेक्स्ट, प्रश्न नंबर 5। किसी उपग्रह का परिक्रमण काल सदैव निर्भर करता है? दोस्तों, इसका सही जवाब हो जाएगा किसी भी उपग्रह का परिक्रमण काल यानी रिवोल्यूशन पीरियड सदैव इसकी पृथ्वी तल से ऊंचाई पर निर्भर करता है, यानी इसका ऑप्शन नंबर सी इसका ठीक हो जाएगा। उपग्रह का परिक्रमण काल सदैव इसके पृथ्वी तल से ऊंचाई पर निर्भर करता है, यानी उपग्रह जितना ही अधिक दूर होगा इसके पृथ्वी तल से इसका जो रिवोल्यूशन पीरियड होता है उतना ही ज्यादा होगा। यदि ये अपने पृथ्वी तल से जितना ही नजदीक होगा इसका रिवोल्यूशन पीरियड उतना ही कम होगा। ये द्रव्यमान पर कभी भी निर्भर नहीं करता। पृथ्वी के निकट चक्कर लगाने वाले उपग्रह का परिक्रमण काल 84 मिनट का होता है। दोस्तों, हम किसी भी उपग्रह का परिक्रमण काल कैसे ज्ञात करेंगे? इसका फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला है कक्षा की परिधि तथा कक्षीय चाल के द्वारा हम किसी भी उपग्रह के परिक्रमण काल ज्ञात कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 6। मानव नरों में मूत्र और वीर्य के प्रवाह के लिए एक ही मार्ग होता है जिसे क्या कहा जाता है? तो दोस्तों, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इसका ठीक हो जाएगा। दोस्तों, मूत्र मार्ग, मानव नरों में मूत्र और वीर्य के प्रवाह के लिए एक ही मार्ग होता है जिसे मूत्र मार्ग कहा जाता है। दोस्तों, इस क्वेश्चन से इतने इंपॉर्टेंट फैक्ट बन सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 7। ऊपर उठाए गए हथौड़े में कौन सी ऊर्जा होती है?
तो दोस्तों ऊपर उठाए गए हथौड़े में पोटेंशियल एनर्जी यानी स्थितिज ऊर्जा होती है, यानी इसका ऑप्शन नंबर 20 का ठीक हो जाएगा। दोस्तों प्रत्येक वस्तु में इसकी स्थिति के कारण एक ऊर्जा निहित रहती है। वस्तु में इसकी स्थिति के कारण निहित इस ऊर्जा को स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। जब कोई वस्तु विराम अवस्था में होती है तो इसमें स्थितिज ऊर्जा विद्यमान रहती है, जैसे किसी झील में भरा हुआ पानी, ड्रम में भरा हुआ तेल, कोयला आदि में स्थितिज ऊर्जा रहती है। स्थितिज ऊर्जा एक अदिश राशि होती है, अर्थात इस ऊर्जा के लिए केवल परिमाण को दर्शाया जा सकता है, लेकिन इसकी दिशा को परिभाषित नहीं किया जा सकता। दोस्तों तना हुआ तीर या धनुष एक स्थितिज ऊर्जा का उदाहरण होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन सा प्रथम श्रेणी के उत्तोलक का उदाहरण नहीं है? तो दोस्तों आपको प्रथम श्रेणी के उत्तोलक जो नहीं है उसका चयन करना है। इसका सही जवाब हो जाएगा सरोता। दोस्तों सरोता प्रथम श्रेणी के उत्तोलक का उदाहरण नहीं है, बाकी सभी प्रथम श्रेणी के उत्तोलक का उदाहरण है। बात करते हैं उत्तोलक की। उत्तोलक यानी लीवर। दोस्तों लीवर यह सीधी अथवा टेढ़ी छड़ होती है जो किसी निश्चित बिंदु के चारों ओर स्वतंत्रता पूर्वक घूम सकती है। उत्तोलक दोस्तों 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? प्रथम श्रेणी के, द्वितीय श्रेणी के और तृतीय श्रेणी के। जो प्रथम श्रेणी के होते हैं उसके उदाहरण है कैंची, हैंडपंप, पिलास व सीसा झूला। जबकि दूसरे श्रेणी के उत्तोलक के उदाहरण होते हैं सरोता, नींबू निचोड़ने की मशीन। जबकि तीसरे श्रेणी के उत्तोलक जो होते हैं चिमटा व मनुष्य का हाथ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 9, निम्नलिखित में से किस रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन यानी स्कैटरिंग ऑफ लाइट सबसे अधिक होता है? तो दोस्तों निम्नलिखित में से बैगनी का स्कैटरिंग ऑफ लाइट सबसे अधिक होता है, यानी इसका ऑप्शन नंबर 20 का ठीक हो जाएगा। दोस्तों स्कैटरिंग ऑफ लाइट होता क्या है? जब प्रकाश किसी ऐसे माध्यम से होकर गुजरता है जिसमें धूल तथा अन्य पदार्थों के अत्यंत सूक्ष्म कण मौजूद होते हैं, जिसके द्वारा प्रकाश विभिन्न दिशाओं में बिखर जाता है, इसको हम प्रकाश का प्रकीर्णन यानी स्कैटरिंग ऑफ लाइट कहते हैं। दोस्तों आकाश का रंग हमें जो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण ही नीला दिखाई देता है। दोस्तों सबसे अधिक बैंगनी रंग का प्रकाश का प्रकीर्णन होता है, जबकि सबसे कम लाल रंग का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 10, ऊतक यानी टिश्यू क्या होता है? तो दोस्तों जो टिश्यू होता है वह कोशिकाओं का समूह होता है जो मूल रूप से देखने व कार्य में समान होती है, यानी इसका ऑप्शन नंबर सी इसका ठीक हो जाएगा। दोस्तों ऊतक वह कोशिकाओं का समूह होता है या वह कोशिका होता है जो मूल रूप से देखने व कार्य करने में समान होती है, यानी इसका ऑप्शन नंबर सी इसका ठीक हो जाएगा। प्रश्न नंबर 11, भस्म अथवा बेस मिथाइल ऑरेंज को निम्न में परिवर्तित कर देते हैं। तो दोस्तों जो बेस होते हैं वो मिथाइल ऑरेंज को येलो कलर में परिवर्तित कर देते हैं, यानी इसका ऑप्शन नंबर 20 का ठीक हो जाएगा। दोस्तों बेस मिथाइल ऑरेंज को येलो कलर में परिवर्तित कर देते हैं। जो बेस होते हैं यानी भस्म, ये स्वाद में बिटर यानी कड़वे होते हैं। इनका जो पीएच वैल्यू होती है वो 7 से अधिक होती है। दोस्तों जल में घुलनशील भस्म को क्षार कहते हैं यानी अल्काली कहते हैं। दोस्तों अम्ल जो होते हैं वो मिथाइल ऑरेंज को रेड कर देते हैं, जबकि जो भस्म होते हैं वो मिथाइल ऑरेंज को येलो कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 12, शराब की जांच के लिए ट्रैफिक पुलिस द्वारा श्वास विश्लेषक का प्रयोग किया जाता है, यह किस आधार पर कार्य करता है? तो दोस्तों जो श्वास विश्लेषक होता है यह एसिड बेस रिएक्शन पर कार्य करता है, यानी इसका ऑप्शन नंबर इसका ठीक हो जाएगा। दोस्तों ट्रैफिक पुलिस द्वारा जब किसी ड्राइवर की अल्कोहल की मात्रा चेक करना होता है तो वो श्वास विश्लेषक का प्रयोग करता है। जो श्वास विश्लेषक होता है यह एसिड बेस रिएक्शन के आधार पर कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 13, निम्नलिखित में से कौन सा लोहा का प्रकार नहीं है? तो दोस्तों निम्नलिखित में से लिग्नाइट लोहे का प्रकार नहीं है, बल्कि ये कोयले का प्रकार होता है, यानी इसका ऑप्शन नंबर डी इसका ठीक हो जाएगा। दोस्तों बात करते हैं लोहे के प्रकार की। लोहा 4 प्रकार का होता है, यानी लोहे के अयस्क जो होते हैं, लोहे के अयस्क 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, ल्यूमोनाइट और सीडेराइट। दोस्तों बात करते हैं मैग्नेटाइट के बारे में। मैग्नेटाइट ये सबसे उत्तम कोटि का अयस्क होता है। इसमें जो धातु का अंश होता है वो 70% तक होता है। यह रंग में काला होता है। सेकंड नंबर पर जो होता है वो हेमेटाइट होता है। यह लाल व कत्थे रंग का होता है। इसमें जो लोहे का अंश होता है वो 60 से 70% तक होता है। तो तीसरे नंबर पे होता है, इसका रंग पीला व भूरा होता है, इसे बोलते हैं ल्यूमोनाइट। इसमें जो लोहे का अंश होता है वो 40 से
60% तक पाया जाता है। तो सबसे घटिया क्वालिटी का जो लोहा अयस्क होता है वो सीडेराइट होता है। इसका रंग राख जैसा होता है। इसमें जो लोह के अंश होते हैं 40 से लेकर 48% तक पाया जाता है। दोस्तों इस क्वेश्चन से इतने इंपॉर्टेंट फैक्ट बन सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 14, हड्डियों तथा दांतों में मुख्य रूप से कौन सा रसायन पाया जाता है? तो दोस्तों हड्डियों तथा दांतों में मुख्य रूप से कैल्शियम पाया जाता है, यानी इसका ऑप्शन नंबर इसका ठीक हो जाएगा। हमारे शरीर में अस्थियों तथा दांतों की संरचना के लिए अति आवश्यक होता है कैल्शियम। फास्फोरस भी कैल्शियम के साथ मिलकर अस्थियों तथा दांतों का निर्माण कार्य करता है, यानी इसका ऑप्शन नंबर इसका ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 15, अग्नाशय को पाचक रस के उत्पादन के लिए उत्तेजित करने वाला हार्मोन है। दोस्तों निम्नलिखित में से अग्नाशय को पाचक रस के लिए उत्पादन के लिए उत्तेजित करने वाला जो हार्मोन होता है वो ट्रिप्सिन होता है, यानी इसका ऑप्शन नंबर 20 का ठीक हो जाएगा। दोस्तों जो ट्रिप्सिन होता है यह अग्नाशय को पाचक रस के लिए उत्पादन के लिए उत्तेजित करता है। यह पेप्टोन तथा अन्य प्रोटीन को एमिनो एसिड में बदलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 16, इंसुलिन निम्नलिखित में से मनुष्य के किस अंग से निकलता है? दोस्तों जो इंसुलिन होता है मनुष्य के पैंक्रियाज यानी अग्नाशय से निकलता है। ऑप्शन नंबर डी इसका ठीक हो जाएगा। दोस्तों अग्नाशय में पाई जाने वाली लैंगरहैंस की जो दीपिकाएं होती है वो इंसुलिन नामक हार्मोन का स्रावण करती है। इंसुलिन मानव शरीर में ग्लूकोज के उपपचय का कार्य करता है। दोस्तों इस क्वेश्चन से इतने इंपॉर्टेंट फैक्ट बन सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 17, मनुष्य किडनी में बनने वाली पथरी होती है। दोस्तों मनुष्य किडनी में बनने वाली पथरी होती है कैल्शियम ऑक्जेलेट की, यानी इसका ऑप्शन नंबर इसका ठीक हो जाएगा। दोस्तों किडनी यानी गुर्दे में बनने वाली पथरी कैल्शियम ऑक्जेलेट की होती है। मनुष्य में 2 किडनी पाई जाती है, यानी एक जोड़ी किडनी पाई जाती है। यह गहरे लाल रंग के सेम के आकार की होती है। दोस्तों मनुष्य के किडनी में लगभग 1,30,000 सूक्ष्म नलिकाएं पाई जाती हैं जो नेफ्रॉन कहा जाता है। दोस्तों नेफ्रॉन को किडनी की कार्यात्मक इकाई भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 18, एक स्वस्थ मनुष्य का रक्तदाब कितना होता है? दोस्तों एक स्वस्थ मनुष्य का रक्तदाब होता है 120/80, यानी इसका ऑप्शन नंबर इसका ठीक हो जाएगा। दोस्तों 120 क्या होता है और 80 क्या होता है? दोस्तों एक स्वस्थ मनुष्य में जो सिस्टोलिक प्रेशर होता है 120 होता है तथा डायस्टोलिक प्रेशर जो होता है 80 होता है। दोस्तों इसे रक्तदाब कहा जाता है। रक्तदाब को मापने का जो यंत्र होता है वो स्पिग्नोमीटर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 19, आरबीसी का जीवन काल कितना होता है? दोस्तों आरबीसी का जीवन काल होता है 120 दिन का होता है, यानी इसका ऑप्शन नंबर सी इसका ठीक हो जाएगा। दोस्तों आरबीसी का जीवन काल 120 दिन का होता है। आरबीसी गोलाकार, केंद्रक रहित और हीमोग्लोबिन से युक्त होती है। मुख्य कार्य क्या है इसका? ऑक्सीजन तथा CO2 का संवहन करना। इसमें हीमोग्लोबिन पाया जाता है जिसके कारण मनुष्य का रक्त जो होता है लाल रंग का होता है। दोस्तों पुरुषों में 1 घन मिलीलीटर में लगभग 55 लाख आरबीसी पाई जाती है, जबकि महिलाओं में 1 घन मिलीलीटर में 45 लाख आरबीसी पाई जाती है। दोस्तों आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है? आरबीसी का निर्माण जो होता है बोन मेरो में होता है, यानी अस्थि मज्जा में होता है, जबकि जो उसकी मृत्यु होती है आरबीसी की वह प्लीहा में होती है। दोस्तों प्लीहा को आरबीसी का कब्रगाह भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 20। दोस्तों आज की वीडियो का अंतिम